जब मैं आया था तो यहाँ बारिश हुई, लेकिन वो कहते हैं ना तमन्ना के सच्चे तो रास्ते हजार होते हैं। बैठ जाओ तुम भी। तो आपकी तमन्ना जो है वो सच्ची है और आप मुझे सुनना चाहते हैं, इसलिए जो है मौसम ने थोड़ा समय हमें दे दिया है कि मैं आपकी बात करूं। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यहाँ मौका दिया बुलाने का और आगे अपनी बात करने का। और मैं ये भी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पैसे में बुलाने लोग नहीं है, ये मुझे प्यार करते हैं। प्यार लोग करते हैं वो मुझसे प्यार करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, वो मुझसे उम्मीद करते हैं और मैं उस उम्मीद पे खड़ा रहूंगा। ये मेरा संकल्प है। तो मैं बस अपनी बात करूंगा करुणा के सागर प्रसादक गौतम बुद्ध, संत श्रवण रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, मां सावित्रीबाई फुले, मां फातिमा शेख, छत्रपति साहूजी महाराज, शिवाजी महाराज, संत गाडगे जी महाराज, गुरु नारायण स्वामी, बिरसा मुंडा, पैरिया गणेश यादव, पैरिया रामानायक स्वामी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूर ठाकुर, बाबू जगजीवन प्रसाद, मान्यवर साहब श्री काशीराम और मान्यवर दीना नाना वाल्मीकि और भीम आर्मी के सभी ओजस्वी क्रांतिकारी समर्पित नौजवान साथियों, आजाद समाज पार्टी के सभी जिम्मेदार साथियों, मंच पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित नेतागण, हमारे रिटायर्ड डीएसपी कल्याण सिंह जी, हमारे मलिक साहब प्रभारी जी, डॉक्टर बीपी नीलकंठ साहब, विनोद जी, अशोक जी, सतपाल चौधरी जी, हमारे आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार जी, मुकेश बैरवा जी, महेंद्र खंडेलवाल जी, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान प्रसाद जी और आजाद समाज पार्टी यूथ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार जी और उपस्थित तमाम सम्मानित जिम्मेदार जो मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, उनको भी जो है मैं अपनी तरफ से जो है अभिनंदन करता हूँ इस मंच में। आज की प्रोग्राम के आयोजक कमेटी भीमराव अम्बेडकर मानव कल्याण संस्था एवं भीम एक्सपो सोसाइटी के अध्यक्ष प्रकाश जी मीणा, डॉक्टर सरवण जी नौगिया, सुरेंद्र जी मीणा, मोहनलाल फुलकर जी, करपाल जी, धन्नालाल जी, अध्यक्षता कर रहे आज के प्रोग्राम की मंगलचंद मीणा जी, विशिष्ट अतिथि पूर्णबल जी गोठवाल जी, बीरबल जी, सूरजबल जी, चेतन जी मीणा, मनीष जी मीणा, नवीन जी मीणा और पूर्व सरपंच श्री मोहनलाल। देखिए ये जो नाम मैंने आपके सामने लिए थे आपसे पहले, ये सब आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन अगर हम उनको याद कर रहे हैं तो उसके पीछे एक उद्देश्य है और वो उद्देश्य ये है कि उन्होंने समय समय पे परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ी। तो आज जो अधिकार आपको मिले हैं ना, मैं तो खूब राजस्थान पर चर्चा कर रहा था, लेकिन आज इन बातों पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा। ये जो अधिकार हमें मिले हैं ये मुफ्त में नहीं मिले। अगर आज हम इस मंच पर यहाँ बैठे हुए हैं, मैं अपनी बात रख रहा हूं, आप सब लोग सम्मानित तरीके से अपने प्रोग्राम में बैठे हैं, तो इसके लिए बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ेगी। यहां तो पानी के पीने का अधिकार भी नहीं था और 20 मार्च 1927 को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने महान चमत्कार आंदोलन किया तालाब से पानी पीने के लिए। तो जिस समाज को वंचित वर्ग के जिस तबके को पानी पीने की आजादी नहीं थी, सार्वजनिक रूप से उन्हें इंसानों जैसा जीवन और तमाम तरह के अधिकार देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा। बुरी बात यह है कि इतनी बड़ी आबादी होते हुए जो संविधान के पक्ष में है,
जिससे संविधान से उस आबादी को अधिकार मिले, वो सब लोग मिलकर भी भारतीय संविधान की सुरक्षा नहीं कर पाते। रोज संविधान से छेड़छाड़ होती है, रोज संविधान के आर्टिकलों में बदलाव करने की तैयारी की जाती है। संविधान में जो अधिकार है वो अब तक दिए नहीं गए हैं और तैयारी कर रहे संविधान बदलने की। ये मुझे ऐसा लगता है इन सब के बीच में कहीं ना कहीं कमी हमारी, क्योंकि हमने अपने महापुरुषों का जो दिखाया हुआ रास्ता था, हम लोग उस पर चले नहीं। मैं बस आज यहां बाबा साहब अम्बेडकर की बात करूंगा। मुझे लगता है कि उनकी बात के बाद किसी की बात की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनिए, और ये आपने लाखों बार सुना होगा लोगों ने, शिक्षित बनिए। फिर उन्होंने कहा संगठित रहिए, और फिर उन्होंने कहा संघर्ष करिए। तो शिक्षित बनने का काम, साक्षर बनने का काम तो हमारे लोग कर रहे हैं, शिक्षित तो नहीं बन पा रहे, क्योंकि जो शिक्षित होते हैं वो दूसरों को भी शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन आज का हमारा समाज जो है आपस में सिर्फ काम करने में लगा हुआ है। शेड्यूल कास्ट के लोग, जिनकी समस्या एक जैसी है, जिनके अधिकार जो है एक जैसे है, जिनको एक तरह के जो अपमान और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, वही लोग एकजुट नहीं हो रहे हैं। बाबा साहब ने कहा संगठित रहिए। अगर आज भी आजाद भारत में जहां संविधान हमें आजादी देता, हम लोग संगठित नहीं है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है बताइए? हम ही लोग। कोई दूसरा है? बिल्कुल नहीं। अगर हम संगठित नहीं है, अगर हम इस तरह उंगलियों की तरह अलग अलग है, तो जब हम संगठित नहीं तो शक्ति का निर्माण कैसे होगा? और जब शक्ति का निर्माण ही नहीं होगा तो फिर वंचित वर्ग के अधिकार कैसे सुरक्षित रहेंगे? तो मैं बुजुर्गों को तो कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि जब उन्होंने अपने जीवन में इस परिवर्तन के दौर की शुरुआत की, तमाम तरह की समस्याएं थी और तमाम तरह के उत्पीड़न सहने पड़ते थे। यानी कि अगर सम्मान से कपड़े भी पहनने हैं तो उसके लिए भी जुर्म जाते होते थे। लेकिन मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं कि भाई, पहले दलित समाज के नौजवान से पूछना चाहता हूं कि आप लोग एकजुट क्यों नहीं हो रहे? आपको एकजुट होने से कौन रोक रहा? आप ये तो समझते हो ना कि आप दलित समाज के लोग आपस में दुश्मन नहीं है? बताओ, दुश्मन है क्या आपस में? फिर एकजुट क्यों नहीं हो रहे? तो मैं उन लोगों की बात नहीं करता जो हमसे बड़े हैं। उन्होंने तो तमाम परेशानियां झेल के हमें इतना तो तैयार कर दिया। लेकिन मैं यहाँ जातियों में बटे हुए समाज को एकजुट करने के लिए यहाँ खड़ा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ नौजवान साथियों कि हमारी लड़ाई आपस में नहीं है, तो पहले दलित समाज के लोग आपस में एकजुट हों। अगर आप एकजुट हो जाते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि बैकवर्ड समाज के जो लोग हैं वो आपके साथ 100% खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनकी समस्याएं भी बिल्कुल हमारे जैसे। और जब बैकवर्ड समाज के लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो यहाँ माइनॉरिटी के भी लोग रहते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी रहते हैं, जिनकी समस्याएं, जिनका जीवन हमसे भी ज्यादा बदतर है और वो भी सहारा ढूंढ रहे हैं। अगर आप इकट्ठे होंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि वो आप में भरोसा जरूर दिखाएंगे और एक शक्ति का निर्माण होगा। और आप में अपनी बात जो है विस्तृत रूप से आपके बीच में रखना चाहता हूं। क्या मुझे इस जगह से पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा? कोई साथी पानी देगा? अरे बोतल बताओ रे। ये पानी की बोतल देख रहे हैं, ये साफ पानी। आपको नहीं पता कि ये साफ पानी अगर आप पी रहे हैं इसके लिए कितनी कुर्बानियां दी गई, समझ रहे हैं? लेकिन इसकी कीमत, अगर आप लोग चाहते हैं तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आप यहाँ चाहते हैं सम्मान, स्वाभिमान और अपनी हिस्सेदारी, अपनी हकदारी, तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिना कीमत चुकाए कुछ नहीं मिलेगा। और जैसा अधिकार आप चाहते हैं तो वैसी कीमत चुकानी पड़ेगी। नौजवान जो इस देश की रीढ़ है, वो नौजवान जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सेदारी ली और हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान किया, उनके मन में कुछ सपने थे। उनके मन में सपने थे कि आजाद भारत ऐसा ना हो जैसा गुलाम भारत, उसमें हर व्यक्ति को बराबर के अधिकार और ये गैर बराबरी ना।
तमाम तरह के छुआछूत ना हो, जाति धर्म के नाम पे उत्पीड़न ना हो, एक सभ्य समाज बने। लेकिन मैं जहां तक मानता हूं तमाम तरह की परेशानियां अभी जुड़ी हुई। आपको क्या लगता है गैर बराबरी खत्म हो गई? गैर बराबरी खत्म हो गई है? जो लोग बोल भी नहीं सकते उनको तो मुझे लगता है कि उनके अधिकार तो मिलना तो बहुत दूर की बात है, उनको तो सांस लेने की आजादी भी सरकार नहीं देगी। गूंगे बहरे लोग तो गुलाम होते हैं। तो मुझे इस मंच में अभी आधे लोग गुलाम लगे। अब मैं दोबारा पूछ रहा हूं, क्या गैर बराबरी खत्म हो गई है? जो लोग अपने सारे चल भी नहीं पा रहे, बोल भी नहीं पा रहे, उस समाज का क्या होगा आप समझिए। जहां मैं राजस्थान को देखता हूं तो मुझे जोश नजर आता है, लेकिन अगर वो जोश इतनी जल्दी ठंडा हो जाएगा तो मुझे लगता है कि राजस्थान के हिस्से में वही आएगा जो दूसरे फूट कर फेंक देंगे। समझ रहे? अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और अपनी एकता बना के अपने अधिकार छीनने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ मांगने से भीख मिलती है। तो जो लोग छीनना चाहते हैं उनको बल तैयार करना पड़ेगा, और जिनमें बल होता है उनका हल जरूर निकलता है। तो बल आपके अंदर है, क्योंकि आप किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, धरती का चीर के जो है फसल उगाते हैं, तो आप में बल की तो कमी नहीं है। लेकिन मेरा काम है आपको दिशा देना। तो मैं आज इस मंच से आपको निवेदन करता हूं कि टुकड़ों में बटा वंचित समाज एकजुट हो। अगर वो चाहता है देश में अपना राज्य स्थापित करना और तमाम तरह की परेशानियां जो आपके ऊपर थोपी गई है, जिस तरह से आपको जो है सारे अधिकार वंचित किया जाए, अगर आप जो लेना चाहते हैं तो आपको इस देश में शक्ति का सूत्र बनना पड़ेगा। और अगर आप वो बनना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज मैं बात करूंगा बाबा साहब के 1948 में देखे भाषण के लिए, जो बाबा साहब ने 1948 को लखनऊ में दिया था। मेरा काम है मैं आपको मीठी मीठी बातें नहीं सुना सकता, क्योंकि नहीं भले कम कड़वा होता लेकिन वो आपको फायदा करता है। समझ रहे? तो मैं आपको मीठी मीठी बातें नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि मैं आपका नेता नहीं हूं। मैं आपके परिवार का आपका हिस्सा हूं, मैं आपका भाई हूं, और मैं भाई बन के रहना चाहता हूं। मैं आपको जो है नेता बन के लूटने के लिए आने हैं। आप समझिए कि जो नेता चुनाव के समय आपके बीच आकर वोट मांगते हैं, वो फिर अगले 5 साल आपको नहीं दिखाई देते। और अगर नेता इतने अच्छे होते तो आज आप इस हालत में नहीं होते। समझ रहे? वो नेता जो आपसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वो जो नेता बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत गुणगान करते हैं, वो कभी बाबा साहब के दिखाए रास्ते में नहीं चलते। अगर वो चलते तो इस 70 साल की आजादी में आपका जो हिस्सा बैठता है वो आपको मिल गया। हमने जो कुछ पाया है ना, वो भारतीय संविधान में मिले अधिकारों से मिला है। और अगर आप थोड़ा बहुत सशक्तिकरण आया है आर्थिक रूप से कि हमने मंच लगाया है, तो उसका बड़ा कारण आरक्षण है। बताओ है या नहीं? अगर आरक्षण न होता तो जिनके हाथ का छुआ पानी नहीं लोग पीते, उनको कौन बराबर में बिठा रहा था? उनको कौन नौकरी दे रहा था? उनको कौन जो है IAS IPS बना रहा था? उनको कौन जज बना रहा था? तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आज थोड़ा बहुत सशक्तिकरण आया है तो वो राजनीतिक व्यवस्था जो वैसा है उसमें भी आरक्षण है। तभी तो आप लोग सरपंच बन पा रहे, तभी तो आप लोग आज विधायक बन पा रहे हैं, MP बन पा रहे हैं। लेकिन ऐसे विधायक MP का फायदा क्या जो आपकी हक की आवाज न उठा सके? और सोचिए, मुझे अध्यक्ष ने बताया कि यहाँ 24 ऐसी टेबल है विधानसभा में जिनपे माइक नहीं है, जिनपे 22 सीटों पे तो SC ST के लोग बैठते हैं विधायक। बताइए, जिनके सीटों पे माइक नहीं है वो बोलेंगे क्या? तो वो अपने राजनीतिक स्वार्थ में सिर्फ और सिर्फ अपना भला करने के लिए वहां है, वो अपनी पार्टी के प्रति समर्पित है। जबकि राजस्थान में जो दुर्दशा हो रही है बहुजन समाज की, किसी को बताने लायक नहीं। हमने यहाँ के नौजवानों को याद हो तो हमने यहाँ चूरू का आंदोलन लड़ा था जयपुर में, याद है या नहीं है? बहुत सारे साथी रहे थे, याद है नहीं चूरू का आंदोलन? और जी सीएम तो यही थे। जब हमने आंदोलन लड़ा हमने बताया कि सीएम अगर नहीं मानेंगे, न्याय नहीं देंगे तो वहीं कोई बीच के लाएंगे यहाँ जनता के बीच में। तो फिर CM के नेता भी आए। मैं बात ही आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको याद रहे
आप लोग भूल जाते हैं, और जब भूल जाते हैं तो फिर जो लोग भूल जाते हैं कुछ नहीं मिलने वाला, समझ रहे? आपको याद होगा थानागाजी का एक मामला, उसके बाद एक मामला थानागाजी वाला मामला याद है नहीं है, जिसमें जयपुर में आंदोलन किया था 10 अप्रैल, याद है ना? फिर आपको याद होगा जो अभी पाली में हुआ, भूले तो नहीं हो? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सब चीजें क्यों हो रही है? कोटा में हुआ, ये क्यों हो रहा है? और आपको कोटा, पाली, थानागाजी मुझे क्यों याद दिलाना पड़ रहा है? क्योंकि जिन लोगों के भरोसे आप लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई आपके हिस्से की नहीं लड़ेंगे, आपको अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अगर आप एक आम का पेड़ लगाते हैं, बहुत गहराई की बात बता रहा हूँ, आपको समझ आएगा। और ये देसी बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देसी आसानी समझ आती है। सोचिए आप एक आम का पेड़ लगा रहे हैं, अगर आप उसकी देखभाल नहीं करेंगे, टाइम पे उसमें पानी नहीं देंगे, खाद नहीं देंगे, उसमें जब बीमारियां उसको कैप्चर करेंगे, उस पर दवा नहीं छिड़केंगे, तो क्या वो आम का पेड़ फल दे देगा? और वो आम का पेड़ क्या एक दिन में फल दे देगा? एक साल में फल दे देगा? एक सीमा पे आकर फल देगा। तो हमने एक पेड़ लगाया है, जो पेड़ आपको छांव भी देगा, फल भी देगा, आपकी सुरक्षा भी करेगा, आपके अधिकार को भी देगा, और वो पेड़ आपका अपना पेड़ है, मगर उसको आपको सीखना पड़ेगा। वोट का अधिकार मिलने के लिए नहीं मिला, वोट का अधिकार मिला है गुलामी से मुक्ति के लिए, समझ रहे? देखिए, यहाँ जो थोड़े बहुत अधिकार है वो संविधान से मिले, जो थोड़ा बहुत सुधार है वो संविधान से आया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि सुधार धरातल पे क्यों नहीं लागू हुआ? मैं पूछना चाहता हूं कि वो जो कानून बने हुए संविधान में क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की वो बात याद करो कि संविधान कितना बेचता होता, अगर उसे चलाने वाले हाथ बुरे हुए, उनकी नीयत बुरी हुई, उनकी नीति बुरी हुई, तो अंत संविधान क्या साबित होगा? बुरा। और अगर संविधान कितना भी बुरा, चलाने वाले हाथ अच्छे, उनकी नीयत अच्छी, उनकी नीति अच्छी, तो संविधान क्या साबित होगा? अच्छा। तो जो लोग यहाँ बैठे हैं ना तो इनकी नीयत आपके प्रति अच्छी, ना इनकी नीति आपके प्रति अच्छी अगर होती तो यहाँ राजस्थान में कोई गरीब नहीं, समझ रहे? तो इस राजस्थान की दुर्दशा के जो लोग जिम्मेदार हैं उन पे बात ना करके आज हम बात करते हैं हमारी एकता के लिए। और हमारी एकता पे बाबा साहब अम्बेडकर एक अच्छा जो है एक भाषण दिया। भाषण इसलिए जरूरी है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा मैं उसको सत्य मानता हूं, क्योंकि मुझे भी बाबा साहब अम्बेडकर की एक लाइन याद है कि 21वीं सदी, किसकी 21वीं सदी? डोंगे बहनों की नहीं करती है हमारे। जिस कौम का युवा जीते जी अपने समाज की लड़ाई नहीं लड़ता, वो जीते जी भी मरे हुए के समान होता। अपने चेहरों को देखो और पहचानो। और जिस कौम का युवा जीते जी अपने समाज की लड़ाई लड़ता है, वो मरकर भी अमर हो जाता है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, सरदार करतार सिंह सराभा। मैं बात आपके उससे कह रहा हूं कि जो है ना वो फोटो में तो दिखता है और नारेबाजी में भी दिखता है, लेकिन धरातल पे उसको लाना पड़ेगा। और आप समझ रहे हैं ये लड़ाई हमारी सामूहिक लड़ाई है, किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। पर बुरा क्या है कि हम लोग साथ तब देते हैं जब व्यक्ति नहीं रहते। अगर हमने हमारे सीनियर लोग बैठे बाबा साहब अम्बेडकर का साथ दिया होता तो क्या आज हमारी हालत ये होती? मुझे लगता है कि हम इससे जो है 50 साल आगे चले गए होते। और अगर हमने और जो लड़ाई लोग लड़ रहे थे उनका साथ दिया होता, माननीय काशीराम साहब ने साथ दिया होता, तो भी शायद हमारी जो है हमारे बारे हो चुके होते। समझे? आजादी की तरफ हम लोग और बढ़ गए होते, लेकिन नहीं दिया। और पीछे से एक पत्र आया, अभी मैं उसको भी चर्चा करूंगा, लेकिन अब मैं बात करता हूं भाषण पे, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था जो है वो 100% सहमति का काम नहीं है।